नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रतापगढ़ के चर्चित नेता, अपना दल के संस्थापक सदस्य आर.के. वर्मा जी हैं। आर.के. वर्मा जी से आज हम उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में तमाम जानकारी लेंगे। आइए आर.के. वर्मा से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वर्मा जी, मेरे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से मैं जनार्दन का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले प्रतापगढ़, प्रयागराज, आसपास की जनता ये जानना चाहती है, आर.के. वर्मा किस दल में है? अपना दल यस में है या भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, आज की तारीख में अब मैं अपना दल एस में नहीं हूँ। अपना दल एस के संगठन का जो मुझे दायित्व था, प्रदेश अध्यक्ष के पद का जो दायित्व था, मैंने उसको छोड़ दिया है और आज मैं विधायिका का एक सदस्य के रूप में जनता जनार्दन का और समाज का काम कर रहा हूँ। विधानसभा में विधायक के रूप में तो आप अपना दल यस के ही सदस्य हैं ना? वो मैंने क्या कहा आपको कि अपना दल एस के संगठन के दायित्वों से मुक्त होकर के विधायिका का सदस्य हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य हूँ और वो अपना दल एस के सिंबल पर निर्वाचित हूँ और आज मैं समाज का जो कार्य है, जो एक विधायक के ऊपर जो दायित्व होता है, उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। तो इस समय आप अपना दल यस में नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? पार्टी ने आपको निकाला भी नहीं है? निकाल सकते हैं, निकालने के बाद तो आप हीरो बन जाएंगे। पता लगा सदस्यता मिल जाएगी, खुद छोड़ दे तो शायद जो है। अब ये उनकी मर्जी है, जब वो मनभेद होता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो बहुत मजबूत नेता भी रहे, अपना दल के तमाम कार्यों में आपकी सहभागिता रही है, आखिर ऐसा मनमुटाव क्यों हो गया कि कई सालों से आप अपना दल के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे? क्या वजह थी सर? हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपना दल एस नहीं, मैं अपना दल से निर्वाचित हुआ था पहली बार जी, और उसके पहले मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके मैं आया था और निर्वाचित होने के बाद पार्टी के अंदर मतभेद शुरू हुआ था माँ और बेटी के बीच में। तो मैं भी बहुत असमंजस में था कि मुझे कौन सी राह पर चलना चाहिए और समाज और देश का भविष्य किसके हाथों में हो सकता है। तो मैंने सोचा कि अनुप्रिया पटेल जी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और एक लंबा दौर चल सकता है। और रही बात माता कृष्णा पटेल जी का, तो वो निश्चित रूप से उम्र के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं और बहुत लंबी दूरी तक राजनीतिक सफर उनके साथ नहीं किया जा सकता था। ये सब सोच करके मैंने माँ के साथ ना जा करके बेटी को सपोर्ट किया और उस समय अपना दल में 2 सांसद थे, एक अनुप्रिया पटेल जी, दूसरी कुंवर हरिवंश जी, और दोनों लोग अड़ गए आपस में। अलग अलग पार्टी की स्थिति बहुत खराब होने लगी कि कौन किस पार जाएगा। तो चूंकि मैं अलग से एक विधानसभा का सदस्य था, तो मैंने अपने आप को अनुप्रिया पटेल के पक्ष में करके पार्टी का पलड़ा भारी करके अपनी तरफ उसको करने का कार्य किया। और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि 2014 से जब से हमने कमान संभाली थी और उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम जनपद जहां पर हमारे समाज की आबादी थी, हमने उन सभी जनपदों में बड़ी बड़ी रैलियां किया और कार्यक्रम लगाए। यहाँ तक कि मैं जनपद में एक सप्ताह वहां पर रुक करके मैं कार्यक्रम की तैयारी करवाता था और उसके बाद उसको छोटे छोटे चौपाल लगा करके बड़े मंच का स्वरूप प्रदान करता था और जिससे निश्चित रूप से पार्टी का जनाधार बढ़ा और पार्टी का ग्लैमर बढ़ा, यूं कहें। और आपको ध्यान होगा कि उसके बाद से निरंतर आप किसी कोने पर जाते रहे होंगे, चाहे प्रयागराज आप जमुना पार जाते रहे हो, गंगा पार जाते रहे हो, प्रतापगढ़ जाते रहे हो, बनारस जाते रहे हो, आपको हर जगह अपना दल का कोई न कोई सिंबल आपको मिल जाता रहा होगा। ये कोई नई पार्टी उभर रही है। तो आखिर ऐसे क्या हो गया कि इतना योगदान देने के बाद आर.के. वर्मा आज कह रहे हैं कि वो अपना दल यस में नहीं है? ये 2 चीजें हैं। देखिए, व्यक्ति अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करता और मैं एक विचारधारा को लेकर के चला था। मुझे लगा कि अगर हम राजनीति के पीछे केवल सौदा करने वालों का साथ दे करके
समाज के नाम पर व्यवसाय करेंगे, समाज के नाम पर केवल राजनीति करेंगे, तो मुझे लगा कि ये इस तरह की राजनीति करने से अच्छा है कि या तो आप राजनीति छोड़ दें या तो दूसरी राह पकड़ लें। मैं आपको बता दूं कि इस समय अपना दल बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पर चल रहा है जिस पैटर्न के लिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी नेता बदनाम है, जिनको बहन जी के नाम से लोग जानते हैं, ठीक उसी पैटर्न पर। तो मुझे लगा कि ये ठीक बात नहीं है। हमेशा जो है देखिए, लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी खुशहाली के लिए हमको सड़क से सदन तक लड़ना है, केवल दिखावे के लिए नहीं लड़ना है कि जब हम मंत्री बन जाएं तो सब कुछ मुंह हमारा बंद हो जाए और जिस दिन पद से हट जाएं उस दिन हाय रे पिछड़ा, हाय रे दलित, हाय रे जाति, ये सब आने लगे। अक्सर जो है आप सत्ता मतलब आप जो है अपने दल जिसके नेतृत्व के प्रति मुखर रहे हैं, आज ये भी बता दीजिए कि आपका नेता कौन है, केशव प्रसाद मौर्य या अनुप्रिया पटेल? देखिए, आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि अनुप्रिया पटेल हमारी नेता नहीं है और इस जनपद के इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के जहाँ तक मैं समझता हूँ भले ही वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके कद का आकलन आप उनकी लोकप्रियता से कर सकते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है उसको बताने के लिए। निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी नेतृत्व वो दे रहे हैं और हम लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। प्रतापगढ़ की अभी एक घटना घटी पट्टीवाली, आरके वर्मा क्या मानते हैं, वो सुनियोजित घटना थी या अचानक घटना घटी? नहीं, देखिए, इस तरह की घटना कोई भी सुनियोजित नहीं होती है, मैं उसको सुनियोजित नहीं मानता हूँ। और जो इतना प्रोपेगेंडा हुआ है, देखिए, जाने अनजाने गलती एक पक्ष से होती है और गलतियों का क्रम अगर निरंतर चलता है तो वो गलतियां ऐसा स्वरूप ले लेती हैं जो बहुत ही भयावह होता है। और उस गोविंदपुर धुई और परसद की घटना में यही हुआ कि वहां पर स्थानीय प्रशासन ने एक पक्ष का साथ दिया और दूसरे की उपेक्षा करी, जिसकी वजह से, जैसे आप सोचे कि कोई मारपीट की घटना होती है या बात बहुत छोटी बात से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी कि एक व्यक्ति का पशु, अब जात से जोड़ेंगे तो लोग उसको जातिवाद कहेंगे, एक व्यक्ति का पशु दूसरे व्यक्ति के खेत में जाकर के फसल की हानि कर रहा था तो दूसरे ने शिकायत करी, बात यहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद वो निरंतर फिर उस पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का एक पक्ष के साथ में खड़ा होना, फिर जो है पब्लिकली जब पुलिस का सपोर्ट मिले उनका मोरल इतना मजबूत हो गया कि चौराहे पर जाकर के किसी को बेइज्जत करना, मारना, पीटना, दुकानदारों को दुकान बंद कराना, उनकी दुकानें तोड़ना, जिसका प्रमाण है सब। तो ये लगा, आम जनमानस को लगा कि क्या ये प्रशासन केवल एक पक्ष की सुरक्षा करने के लिए है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए है और दूसरे पक्ष का दमन करने के लिए है, तो वो पक्ष भी अग्रेसिव हुआ। स्वाभाविक बात है, सुनियोजित नहीं था, बिल्कुल सुनियोजित नहीं था। उसमें पुलिस की भूमिका पूरी तरह से गलत थी, इसको मैं आज भी स्वीकार करता हूँ, जिसकी वजह से सरकार की बदनामी हुई और सभी जनप्रतिनिधियों की बदनामी। तो क्या आप समझते हैं कि इस पर राजनीति हुई? उस पर थोड़ी राजनीति नहीं हुई। देखिए, न्याय कराने के लिए जैसे मेरे संज्ञान में आया, घटना वो 21 तारीख से शुरू हुई थी और 22 को ज्यादा बड़ा स्वरूप हुआ, 23 तक चली थी, ठीक है। और मेरे संज्ञान में जैसे ही आया तो मैंने कप्तान से बात करी और उसके बाद मैंने आईजी से, एडीजी से, डीजीपी से, सबके संज्ञान में मैंने दे दिया कि इस तरीके की बात जो घटना घटित हुई है, अगर उसमें पुलिस, अगर उसकी जो प्रथम कार्रवाई बनती है, अगर वो कार्रवाई करी होती तो निश्चित रूप से जन आक्रोश नहीं होता। आज वहां पर जो दंगा का जो स्वरूप बना है वो केवल पुलिस के प्रति आक्रोश की वजह से बना है, जो एक जातिवाद का स्वरूप लेता जा रहा है। तो निश्चित रूप से डीजीपी साहब ने कहा कि ठीक है, मैं एडीजी से बात कर रहा हूं प्रयागराज और आप लोग तो बिल्कुल पड़ोसी हैं, आप बात कर लीजिए। मैं कहा बिल्कुल मैं बात करूंगा, लेकिन आप पहले उन्हें बोल दें और मैं बात करता हूं। तब तक बात खत्म होती है, तब तक एडीजी प्रयागराज का फोन भी मेरे पास आता है और मैंने घटनाक्रम की जानकारी दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है विधायक जी, आप कोई एक पत्र भी मुझे अगर आप दे देंगे तो अच्छा होगा कि हम प्रतापगढ़ की पुलिस की भूमिका की जांच हम करा करके उन पर कार्रवाई करा सकेंगे। तो मैंने आपके संज्ञान में गया होगा। फिर एडीजी ने प्रयागराज के आईपीएस अशोक वेंकटेश के को जांच के लिए लगाया कि वहां की पुलिस की भूमिका की जांच हो,
घटनाक्रम की भी जांच हो कि ये घटना कहां से कहां तक पहुंच गई और उसके पीछे किसकी निरंकुशता रही, किसकी उदासीनता रही, और कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो आपने भी बात करी कि उसमें राजनीति करने वाले जो इसे आपको बड़े पॉलिटिकल चेहरे तो बाद में दिखाई पड़ने लगे कि जो उस नाम पर आए और मुकदमा लिखवा करके चले गए, ये छोटे छोटे भी चेहरे गांव में होते हैं जो कभी सामने नहीं आते। उनको अपनी राजनीति, किसी को प्रधानी की राजनीति करनी थी तो किसी को जिला पंचायत की राजनीति करनी थी, तो वो चेहरे ओपन नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने उस घटना में आक्रोश को बढ़ाने का कार्य किया, दो पक्षों को लड़ाने का कार्य किया, और जिसका परिणाम रहा कि घटना बेहद निंदनीय हुई है। जहां पर पशु जलाए गए, जहां पर घर जलाए गए, पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही। तो इस घटना की मैं निंदा करता हूं और ऐसे पुलिस कर्मियों की भी निंदा करता हूं, और आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि मैंने अगर लिखा है उनकी जांच कराने के लिए, तो ऐसे पुलिस अधिकारी जब तक दंडित नहीं किए जाएंगे तब तक मेरी कलम भी रुकने वाली नहीं है। आर.के. पटेल जी के प्रयास से जांच हो रहा है या उनकी, या अपना नेता अनुप्रिया पटेल आई तब दबाव ज्यादा बना? ये आपको मैं बता दूं कि आप सभी के पत्रों का संज्ञान ले लीजिए और आप देख लीजिए कि किसके पत्र पर किस तारीख को क्या आदेश हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जब पत्र लिखा था एडीजी को और उन्होंने संज्ञान में लिया, उसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक से वार्ता भी करी और ठीक उन्होंने अगले दिन उस पर एक दूसरे आईपीएस से जांच करने का आदेश 23 तारीख को सब वार्ता होती, 24 को आदेश यहाँ पर आ जाता है, जारी हो जाता है। तो आप बता दें कि दूसरा 28 तारीख को दौरा करता है और पत्र लिखता है, तो आप खुद समझ सकते हैं। और 25 तारीख को ही जो है, 24 तारीख को आदेश होता है, 25 तारीख को आईपीएस वेंकटेश के जाकर के वहां पर जांच करना शुरू करते हैं और वहां के पक्षों को जो इंजर्ड थे, जिनका एफआईआर वहां की पुलिस ने नहीं लिखा था, जिनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया था, ऐसे लोगों को बुला करके उनका परीक्षण करा करके, और उनका कुछ पुलिसकर्मियों ने ये कह दिया कि ये सोशल मीडिया में घूमने वाली इंजर्ड फोटो हैं, ये शायद रोड साइड एक्सीडेंट की हो या कहीं की है, इस घटना से ताल्लुकात नहीं रखती हैं। मैंने कहा सबका मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन करा दूंगा, और ऐसे लोगों को मैं आज बता दूं कि सीओ कार्यालय शोराव में ऐसे करीब 20 लोगों को पट्टी से ला करके सबका वेरिफिकेशन भी कराया गया, इनकी ये आईडी है, ये फला गांव के रहने वाले हैं, ये गांव के रहने वाले हैं, ये परिषद के रहने वाले हैं, और सबका वेरिफिकेशन हुआ। घटना बिल्कुल सही थी। वो जो चोटिल थे वो निश्चित रूप से उसी घटना से चोटिल थे, और जिस पर विभागीय कार्रवाई इनके ऊपर चल रही है, वहां के पुलिस अधिकारी भी उसके दायरे में आ रहे हैं। उदासीनता करने के, निरंकुशता करने के, शासन की मंशा के विपरीत आचरण करने के दोषी पाए जा रहे हैं और उन पर भी कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। रही बात राजनीति करने की, तो देखिए बहुत सारे लोग राजनीति करने के लिए आए, बहुत सारे सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग आए, और उनका उस परिवार की उस पीड़ा से मतलब नहीं है, वहां की भाईचारा से मतलब नहीं है, और उनका सिर्फ मतलब यह है कि कोई पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने आया तो कोई जाति के नाम पर राजनीति करने आया। लेकिन सही बात यह है कि जो उनके दिल का इलाज करता है, जो हमेशा उनके सुख दुख में भागीदार होता है, निश्चित रूप से आज कार्रवाई उसी के प्रयासों से हो रही है। और इसके पहले भी बहुत सारे मामले आए हैं। मैं चेहरा दिखाने के लिए नहीं गया, मैं फोटो खिंचवाने के लिए नहीं गया, लेकिन अगर उस प्रकरण में पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर के जिले के कप्तान तक और पुलिस अफसर में वहां के एसएचओ से लेकर के डीजीपी तक अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का फोन गया होगा तो आर.के. वर्मा का फोन गया होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे इस तरह की कहीं की किसी घटना में कोई राजनीति नहीं करनी है। मैं क्षेत्र देख करके राजनीति नहीं करता, गांव देख करके और जाति देख करके राजनीति नहीं करता। उसी के क्रम में आपको याद होगा कि सोराव थाना अंतर के एक घटना हुई थी, जिसमें थोड़ा सा एक प्रिंट मीडिया की तरफ से कुछ जरूर लापरवाही की गई थी, जिसमें एक फौजी
फौज के सिपाही को यहाँ के 2 दरोगाओं ने इतना बुरी तरह से, नहीं जात सूचक शब्दों से संबोधित करना अलग बात है, इतना बुरी तरह से पीटा था, जिसका मेरे पास वीडियो है, जिसका मेरे पास फोटोग्राफ है, और बिना किसी दोष के मैंने उस घटना का संज्ञान लिया और मैंने फोटो खिंचवाया नहीं, ना आपके पास कोई वीडियो भेजा, ना कोई फोटोग्राफ भेजे, ना सोशल मीडिया में मैंने भेजा। मैं उस पर भी डीजीपी से मैंने बात किया और उन दरोगाओं के खिलाफ भी मैंने जो है मैंने जांच लिखी और जांच मैंने कहा कि एडीएम प्रयागराज से जांच कराने के लिए लिखा और निश्चित रूप से उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन मुझे उसमें कोई वाहवाही नहीं लेनी है, ना उस पर मुझे कोई राजनीति करनी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से फौजियों का सम्मान करते हैं, तो हम भी रेडी हैं इस देश के फौजियों के, जिनकी वजह से आज हम लोग सुकून की नींद सोते हैं और सुरक्षित हैं। उनका सम्मान बचाना भी हम सबका दायित्व तो बनता है। इसलिए मैंने स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही कार्रवाई कराने के लिए पत्र भेजा, उस पर आदेश कराया। आरके वर्मा जी से बातचीत जारी रहेगी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। विधायक जी, जब 2017 में चुनाव हुआ, आप अपना दल यश से जीते, एक कहा जाता है, वो कहां तक सही है आज आप इसको प्रूव करिए, कि अपना दल कोटे से आपको मिनिस्टर होना था, लेकिन एक भाजपा के विधायक ने वो मंत्री पद दे दिया, ये कहां तक सही है? आज इसको आप बता दें। देखिए मनोज जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसका एक वसूल होता है और राजनीति में भी अनुशासन बहुत जरूरी होता है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके अपने 9 विधायक जिताए और पार्टी को उस समय जब मैं इकलौता अकेला विधायक था, उस समय समाजवादी पार्टी ने मुझे कई बार ऑफर किए कि डॉक्टर आरके वर्मा जी आप आ जाइए, और खुला ऑफर उन्होंने दिया था कि आप आ जाइए, माँ बेटी की लड़ाई खत्म कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पार्टी और समाज की सेवा करनी है और लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि देखिए विधायक बनते ही मंत्री बनने की लालच में समाजवादी पार्टी में चले गए। कई बार ऑफर मिलने के बाद मैंने मना किया और मैंने अपना दल की सेवा करने में ही अपना और समाज का हित समझा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2017 में चुनाव में जब प्रचंड बहुमत के साथ हमारा गठबंधन आया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं उस समय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। उसके पहले जब पार्टी संघर्ष कर रही थी, जब विपक्ष में थी, केवल एक विधायक था, और जब हम 9 विधायक जीत करके आते हैं और मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था और डॉक्टर सोनलाल पटेल के साथ काम करने वाला व्यक्ति था, तो मैं आपसे पूछूं कि पार्टी का कोई एक विधायक अगर मंत्री बनाया जाता है तो किसको बनाया जाना चाहिए? मेरिट डिमेरिट किसके साथ जाती है? यही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये वजह रही या ऐसा कुछ रहा कि आपका कोटा किसी दूसरे को दे दिया? अब ये मैं इस पर तो मैं उत्तर ना दे करके मैं सवाल ही करूंगा। सवाल का उत्तर कोई भी दे, सवाल का उत्तर आपके पास भी है, सवाल का उत्तर आम जनमानस के पास भी होगा, सभी नेताओं के पास भी होगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था, सबसे सीनियरिटी में सबसे सीनियर था, अपना दल के संस्थापक, अपना दल ऐसे नहीं, अपना दल के संस्थापक सदस्यों में था। डॉक्टर सोनलाल पटेल के साथ चाहे पीडी टंडन पाल की घटना से लेकर के मैं पहला शहर का प्रवक्ता बनाया गया था। पहला चुनाव जब डॉक्टर कैलाश नाथ सिंह पटेल चुनाव लड़े थे, तब मैं उस समय प्रतिनिधि के रूप में मैंने काम किया था, लड़ा करके। हाँ, और उसके बाद 96 का जब विधानसभा का चुनाव आया, उस समय शहर उत्तरी से मैंने जो है चंद्रवली सिंह पटेल को चुनाव लड़ाया था। मैं ही जो है उनका प्रतिनिधि था, मैं ही चुनाव का पूरा संचालन करता था, अपना दल का मैं वहाँ का प्रवक्ता था। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को उस समय निभाया था अपना दल के लिए, जब डॉक्टर सोनलाल पटेल संघर्ष कर रहे थे। और आज के जो बड़े नेता बनते हैं, इनका अस्तित्व क्या था, ये कहाँ थे, आप सोच सकते हैं। आरके वर्मा अपना दल को इतना मिस कर रहे हैं
फिर भी अपना दल यस से अपने को अलग समझ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आरके वर्मा गलत कदम पे जा रहे हैं क्या? देखिए, अब गलत कदम पर कोई भी जा सकता है, दो में से एक तो गलत कदम पर है। निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब कोई भी मिशन अपनी विचारधारा से भटक जाता है तो उसका कदम गलत ही होता है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि अपना दल यस अपने मिशन से, अपनी विचारधारा से, डॉक्टर सोनीलाल पटेल की विचारधारा से निश्चित रूप से भटक चुका है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माँ और बेटी के बीच में मैं आपसे पूछना चाहता, आज आपने कुरेद दिया, दिल के दर्द को फिर से, जख्मों को फिर से आपने हरा किया। मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने जितने संघर्षों के साथ अपने राजनीतिक यात्रा को शुरू करने का कार्य किया था, इसी पीडी टंडन पार्क में उनकी एक एक हड्डियां तोड़ दी गई थी। और उस संघर्ष में कृष्णा पटेल जी बाद में आई थी, जब वो दिल्ली में आकर के भर्ती करके इलाज करवा रहे थे और बड़े इनामी लोग, नामी गिरामी लोग भी मदद के लिए आए, चाहे अतीक अहमद हो, सारे लोग मेरे सामने आए। हम लोग उस समय उनके करीबियों में से सर्वदेश सिंह का गेस्ट हाउस 15 दिन के लिए अल्लाहपुर का हमने गेस्ट हाउस बुक करवाया था। उसका पैसा पार्टी फंड से नहीं लेते थे, हम 4-6 लोग, लालचंद पटेल, चंद्रवली पटेल और आरके वर्मा मिलकर के पूरा खर्चा देते थे। वहाँ पहला कार्यालय नहीं, चंद्रवली पटेल कर्नल के इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, ठीक है। और हम लोग अपने खर्चे लगा करके उसको पूरा करने का काम करते थे, पार्टी से नहीं लेते थे। लेकिन कौन सा ऐसा मिशन है, कौन सी ऐसी राजनीतिक सूझबूझ है जो डॉक्टर सोनीलाल पटेल कृष्णा पटेल को दे गए और अनुप्रिया पटेल नहीं समझ पाई, और या अनुप्रिया पटेल ले ली, कृष्णा पटेल नहीं समझ पाई। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, माँ और बेटी के लिए जहाँ हम समाज की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियों की बात करते हैं, वहीं पर माँ और बेटी। हाँ, तो मैं आपसे मैं कह रहा था कि निश्चित रूप से एक बड़े संघर्ष के बाद उन्होंने अपना दल की पहचान बनाया था। वह कौन सा मंत्र है कि जो डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने कृष्णा पटेल जी को दे दिया, या कृष्णा पटेल जी नहीं समझ पाई, अनुप्रिया पटेल जी ने ले लिया? वो कौन सा मंत्र है? या कि हम यूँ कहें कि अगर जहाँ इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों की बात की जाती है, माँ बेटी की नहीं होगी और बेटी माँ की नहीं होगी, तो समाज की और हमारी कहाँ से होगी? मैं ये सवाल का उत्तर मैं चाहता हूँ। मैंने क्यों बेटी का साथ दिया, मैं पहले आपको इस इंटरव्यू में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूँ कि अगर माँ बेटी की नहीं होती और बेटी माँ की नहीं होती, तो समाज और राजनीति की और देश की कहाँ से होती, कैसे होगी? ये सवाल पटेल साहब ने ये कहा हो कि आप जो है सुब्रत ये हमेशा बीजेपी के साथ न जाइए, मतलब साथ जाने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वह कौन सा मिशन की बात थी कि जिसको डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी अनुप्रिया पटेल को नहीं समझा पाए या कृष्णा पटेल को नहीं समझा पाए। आज कौन सी चीज है, मतलब मेरा कहने का है कि माँ बेटी क्यों नहीं एक हो सकी? अगर इतनी छोटी बात, जहाँ पर कुर्बानी की बात, अगर इतनी छोटी सी बात पर लोग खत्म नहीं कर सकते, तो दूसरों को जगह कैसे मिलेगी? कि कृष्णा पटेल अलग गुट चलाती हैं, अनुप्रिया पटेल का एक अपना दल यस है, इसके पीछे आरके वर्मा क्या वजह मानते हैं? और क्या हो सकता है कि भविष्य में, अभी तो हमने सुना था बीच में बातचीत भी हो रही थी, वो लोग एक साथ भी आने को तैयार थे? देखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि लोग मिल जाएं, परिवार मिल जाए, परिवार मिलाने में मुझे खुशी ही मिलेगी। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अब ना तो कृष्णा पटेल से इस प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव आने वाला है, ना ही अनुप्रिया पटेल से कोई बदलाव आने वाला है। जो व्यक्ति इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकता कि अपनी माँ को कोई साथ ना ले सके, या कोई माँ अपनी बेटी को साथ ना ले सके, तो समाज इससे अगर उम्मीद करता है तो निश्चित रूप से कमेरा वर्ग की राजनीति कहाँ चली जाएगी? फिर इसका मतलब लेकिन बीजेपी में सम्मिलित हो जाएगी। मनोज जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमेरा वर्ग की राजनीति को डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल को रजिस्ट्री नहीं कर दिया है, या कमेरा वर्ग जो है अपने आप को गिरवी नहीं रख दिया है। तो क्या पार्टी बनाएंगे? कमेरा वर्ग अपने आप में निश्चित रूप से मेहनत का वर्ग होता है, अपने आप में सक्षम होता है, अपना नेतृत्व पैदा कर सकता है। आरके वर्मा अगले नेतृत्व करता होंगे, वो अपनी कोई पार्टी बनाएंगे। कमेरा समाज की बात आरके वर्मा करते हैं और करते रहेंगे, और चाहे जिस रूप में करना पड़े वो करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, नेताजी आप इस बात से कई बार, एक बार चुनाव, एक बार चुनाव, आप इतने साल से विधायक हैं, 3.5 साल का समय गुजर गया, अब 1 साल बाद 1.5 साल बाद चुनाव है,
विश्वनाथगंज के विकास के लिए आर.के. वर्मा जी ने क्या किया है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मेरी विधानसभा विश्वनाथगंज बहुत ही उजड़ी और पिछड़ी विधानसभा थी। मैं आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की में 9 नदियां हैं, 9 में से 7 नदियां विश्वनाथगंज विधानसभा में हैं। निश्चित रूप से नदियों की वजह से भौगोलिक दशा बहुत बिगड़ जाती है, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे पुल का मामला हो। और सबसे बड़ी नदी प्रतापगढ़ की सई नदी है और उसके बाद लोनी नदी है। सई नदी पर केवल 3 पुल अभी तक आजादी के 70 वर्षों में हमारी विधानसभा में बने थे। विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग सरकार में बनाए थे। और जब से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, जो उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। उनके आशीर्वाद से आज विश्वनाथगंज विधानसभा की सई नदी पर जो आजादी के 70 वर्षों में 3 पुल बने थे, मैंने इन 3.5 वर्षों में मैं 4 पुल सई नदी पर बना रहा हूं और 3 अन्य नदियों पर पुल बना रहा हूं। 7 पुल बना रहा हूं और एक शहीद कुंवर बहादुर सिंह के नाम पर सई नदी पर 5वां पुल भी मैं स्वीकृत करवा चुका हूं। बहुत जल्द टेंडर होकर के उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। अर्थात आप 8 पुल मैं अपनी विधानसभा में, और जिसमें से किसी भी पुल की लागत 10 करोड़ से कम की एक ही नदी पर है या अलग? नहीं, मैंने बताया कि एक नदी पर 5 पुल। सई नदी जो प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, आप रायबरेली से देख रहे होंगे उसका आकार क्या है, स्वरूप क्या है। और आजादी के 70 वर्षों में सिर्फ 3 पुल बने थे और 4-5 पुल मैं बना रहा हूँ। 3.5 वर्षों की मेरी उपलब्धि है कि 3.5 वर्ष में ही मैं 5 पुल सई नदी पर बना रहा हूँ और 4 पुल अन्य छोटी नदियों पर भी बना रहा हूँ। रही बात सड़कों की, सड़कों में अभी तक हमारी विधानसभा में, चाहे भारत सरकार के सेंट्रल रोड फंड से हो या उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट रोड फंड से, कोई भी सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ था। सभी जो एक सरकार की पॉलिसी बन जाती है, इतने ग्रामों को जोड़ने के लिए ये योजना के अंतर्गत सड़क बन रही, जो 3.5 मीटर की सड़कें चाहे लोक निर्माण विभाग से बनाई जाए, चाहे वो पंचायती राज से मंडी, इसी तरह जो सड़कें बनाई जाती हैं, केवल वही सड़कें बन पाई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उप मुख्यमंत्री जी को। उनके आशीर्वाद से मैंने अपनी विधानसभा में, अगर मैं नाम लूं आपको, तो सगरा सुंदरपुर से बाबूगंज की तक की सड़क को 7 मीटर चौड़ा करा दिया है। वहीं पर मैं हमारी विधानसभा में जो सबसे बड़ी सड़क है अभी तक, जो एक तरीके से हम कहें तो प्रतापगढ़ और प्रयागराज के लिए बाईपास का काम करती है, जो हमारा कल्याणपुर तक बन गया है। कल्याणपुर से आगे प्रतापगढ़ मुख्यालय कटरा मेदिनीगंज की सड़क को भी उन्होंने टेंडर लगा दिया। 7 तारीख को उसका भी काम पूरा होने जा रहा है, मतलब टेंडर खुलने जा रहा है, उस पर भी काम शुरू होने जा रहा है। आप शनिदेव जाते हैं, जहाँ पर विश्वनाथगंज जो आपको बोर्ड मिलता है, विश्वनाथगंज से होकर के मानधाता होकर के जेठवाड़ा तक 7 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है, उसका निर्माण कार्य जारी है। यहीं पर कटरा गुलाब सिंह से लेकर के लक्ष्मीगंज तक की 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है। आपका सगरा सुंदरपुर जो हमारा बॉर्डर है, सगरा सुंदरपुर से पहाड़पुर पूरब गांव 7 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है। एक हमारा जो अमेठी से जोड़ने वाला रास्ता, जो वहां पर सकरे वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हमने छतरपुर से गौराडांड होते हुए साहबगंज तक 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बना रहे हैं। लीलापुर साहबगंज तेजगढ़ 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बना रहे हैं। सड़कों का विकास जो है, सड़कों का चौड़ी सड़कों का जाल हमारी विधानसभा में बिछ जा रहा। मैंने कहा कि अभी तक एक भी सड़क किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी सरकार ने चौड़ी नहीं बनाई थी, चौड़ीकरण उसका नहीं कराया था, उसका सुदृढ़ीकरण नहीं कराया था। लेकिन मैंने उप मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अपनी विधानसभा की लगभग कोई भी सड़क जो 10 किलोमीटर के ऊपर है, सभी सड़कों का चौड़ीकरण मेरे यहाँ हो रहा है। और इसके लिए मैं अपनी सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, और इस विभाग के मुखिया माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं बहुत बहुत इसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने विश्वनाथगंज की तस्वीर को बदलने में अपना आशीर्वाद प्रदान किया। विधायक जी, एक चीज और बताइए, आज की तारीख में अभी और कौन कौन से काम बचे हुए हैं जिसमें शैक्षणिक विकास के काम हो? सड़क हो गई है, बहुत अच्छा, शैक्षणिक विकास के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, तो इसमें कौन कौन से काम बचे जो अभी शेष करना है? आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शेष तो मेरे पास रह नहीं जाएगा, और मैं समझता हूं कि अगर आप सड़कों का विकास करते हैं
तो उसके साथ साथ अगर शिक्षा के रास्ते पर आप 2 कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं तो विकास अधूरा रह जाता है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में योजनाएं नहीं थी, उत्तर प्रदेश सरकार के पास धन का अभाव था, जिसकी वजह से मैंने खुद अपने प्रयास से भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत अपने प्रयागराज के मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, इनके विभाग से मैंने अपने बहुत सारे विधायकों को जानकारी नहीं होती थी। मैं वहां पर जा करके जब सचिव के पास जब बैठता था तो लोग हमें चाय पिलाते थे और कहते थे कि विधायक जी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश से गिने चुने लोग केवल 2-4 लोग आते हैं, बाकी उत्तर प्रदेश का कोई विधायक तो यहाँ आता नहीं है। और माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने अपनी विधानसभा में 2 डिग्री कॉलेज, 2 राजकीय डिग्री कॉलेज, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1 ITI कॉलेज और उत्तर प्रदेश सरकार से 1 थाना, 2 चौकियां मैंने स्थापित कराने के लिए उसकी स्वीकृति करा करके वो टेंडर प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक है। बहुत जल्द लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक सबका आधा कार्य संपन्न हो गया। अगला विधानसभा अगर आप विधायक बनते तो कुछ रह नहीं जाएगा करने को। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। आज हमें गर्व हो रहा है कि हमने 3 मीटर 3.5 मीटर चौड़ी सड़क को 7.5 मीटर बनाई। हो सकता है फिर सपना हुआ कि 7 मीटर की सड़क 10 मीटर की हो जाए, 1 डिग्री कॉलेज की जगह पर हर जगह डिग्री कॉलेज हो जाए। तो ये निरंतर रोजगार विकास जी कि जिससे आम लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया है। और कभी अगर आपको लगे तो अगर आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा जाए तो लाइब्रेरी जा करके देख सकते हैं। मेरे पास भी रिकॉर्ड होगा कि मैं जब से, चाहे मैं विपक्ष में रहा हूं चाहे सत्ता पक्ष में रहा हूं, मैंने प्रतापगढ़ में रोजगार को लेकर के मैंने बहुत चर्चाएं कराई है। और मैंने हमेशा बल दिया है कि प्रतापगढ़ एक ऐसा जनपद है जहां पर एक तरफ बड़े बड़े राजे रजवाड़े रहते हैं तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर गरीब परिवार के लोग रहते हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई दिल्ली में जाकर के रिक्शा चलाने का काम करता है तो कोई मुंबई में जाकर के वहां पर टैक्सी चलाने का काम करता है, कोई सूरत की फैक्ट्रियों में जाकर के साड़ी कपड़ा की फैक्ट्रियों में मजदूरी करने का काम करता है। बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन करते हैं। अगर हम उन मजदूरों के हाथ में रोजगार दे देते हैं तो निश्चित रूप से प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। और इसी विश्वास के साथ मैंने सदन में कई बार चर्चा कराई और उसका परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंवले को, जो प्रतापगढ़ का आंवला था, आंवले को ODOP अंतर्गत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आंवले को चयनित किया है। और उस पर काफी यहाँ के छोटे छोटे जो उद्यमी थे, जो अभी तक केवल च्यवनप्राश और आंवले की मिठाई लड्डू बनाने तक सीमित रह गए थे, अभी उनको सब्सिडी के साथ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ इस तरीके से कई लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए धन निर्गत करने का कार्य किया है। तो निश्चित रूप से 6 महीने 7 महीने 8 महीने में जब उसका स्वरूप विकसित हो जाएगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अभी इतने से रोजगार पूर्ण नहीं हो पाएगा क्योंकि बेरोजगारों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, भारत आपके माध्यम से भारत सरकार से भी अपील करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि जब तक भारत के कोने कोने में कुटीर उद्योग नहीं लगेंगे, लघु उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। हम सरकारी नौकरी दे करके कभी बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, स्किल डेवलपमेंट मिशन जो भारत सरकार का है, जब उसको हम सही मायने में ला करके गांव के दहलीज तक ला करके खड़ा करेंगे तब जाकर के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। क्योंकि आज भारत में बड़े पैमाने पर ऐसे स्किल्ड लोग हैं जो नेचुरली स्किल्ड हैं, जो प्राकृतिक रूप से स्किल्ड हैं और उसी सहारे अपनी जीविका चलाने का काम कर रहे हैं। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, किसी एक गांव की बाजार से लेकर के शहर तक आप देखेंगे, अगर आपके हाथ में घड़ी लगी है तो इस घड़ी को रिपेयर करने वाला व्यक्ति आपके मोहल्ले में ही बैठा होगा। जिस कार से आप आए होंगे उस कार को, मोटरसाइकिल को ठीक करने वाला मैकेनिक भी आपके मोहल्ले में मिलेगा। इसी तरीके से चाहे एसी ठीक करने वाला मैकेनिक हो, प्लम्बर का काम करने वाला व्यक्ति हो, मशीनिस्ट का काम करने वाला व्यक्ति हो, ये सब नेचुरली स्किल्ड है। इन्होंने भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की किसी योजना से ट्रेनिंग नहीं लिया है, इन्होंने ITI नहीं लिया है, इन्होंने बीटेक भी नहीं किया है, ये नेचुरली स्किल्ड है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपनी अपील करता हूं
कि इन लोगों को जो नेचुरली स्किल्ड हैं इनको वाकई हमारे प्रोग्राम से जोड़ दिया जाए, इसकी डेवलपमेंट मिशन से जोड़ दिया जाए, जिसकी इनकी स्किल में, इनके हुनर में निखार आ जाए, तो निश्चित रूप से परिणाम और अच्छा होगा। और ऐसे लोग जो जिनको अवसर नहीं मिल पाता, अवसर की उपलब्धता ना होने की वजह से बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनको हुनरमंद कर दिया जाए, कुटीर उद्योग का विकास हो, तो निश्चित रूप से हम जो कार्य आज चाइना में हो रहा है, जरूरत है कि हर घर में उद्योग लगे, ये भारत में होगा, तब भारत निश्चित रूप से दुनिया की महाशक्ति बन सकेगा। अपने खोए हुए गौरवशाली इतिहास को फिर से बनाने का काम कर पाएंगे। और ठीक है, आर.के. वर्मा जी से आगे बातचीत जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे विधायक जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में नेता लोग अपने वायदे पूरा नहीं कर पाते थे, इसके पीछे आप एक विधायक के रूप में क्या वजह मानते हैं? देखिए, अपने वायदे पूरा ना कर पाना एक अलग विषय होता है, और जनता की अपेक्षाएं पूरा ना कर पाना ये दूसरा होता है। मैं समझता हूं कि हर कोई जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में जाता है और जो भी वायदे करता है तो उसको पूरा करने के लिए वो प्रयास करता है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपनी परिस्थिति बस या अपनी संघर्ष करने की उनमें क्षमता नहीं होती, तो अपने वायदे को के लिए पूरा लड़ नहीं पाते, अपनी सरकार से नहीं लड़ पाते, या अगर विपक्ष में है तो सरकार से नहीं लड़ पाते। लेकिन मेरे संबंध में अगर आपने मुझसे सवाल किया कि अपने वादे पूरा नहीं कर पाए, तो अपने संबंध मैंने आपसे बता दिया कि मैंने सुरक्षा, सम्मान, विकास का वायदा किया था, और विकास में मैंने आपको आंकड़ा दे दिया कि आजादी के 70 वर्षों में लोगों ने 3 पुल बनाए थे, हमने अकेले ही 4 पुल सबसे बड़ी नदी पर बनाए, सभी मिला करके 8-9 पुल मैंने बना दिए, ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण करा दिया, और अभी तक एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज हमारी विधानसभा में नहीं था। 2 की स्वीकृतियां करा करके काम शुरू होने वाला है, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो ये अलग बात हो गई कि लोग क्यों नहीं पूरा कर पाते। उसके लिए जहां तक मैं ये समझता हूं कि देखिए, चाहे आप विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में, विपक्ष में रह करके मैंने देखा था जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, राष्ट्रीय लोकदल के बहुत सारे ऐसे विधायक नेता थे जो अखिलेश के पास बार बार जाकर के कान में बात कर करके अपना काम करा लेते थे। और मैंने भी उन्हीं से सीखा था कि उस समय मैं भी जो है कोशिश करता था, भले ही सदन में मुझे अखिलेश यादव की आलोचना करनी होती थी, आलोचना करता था, लेकिन जब मुझे काम होता था तो मैं मुख्यमंत्री से जाकर के मिल करके अपनी बात को रखने में कभी हिचकता नहीं था। और मैं समझता हूँ कि हर एक शरीर के अंदर एक बहुत अच्छा पवित्र मन भी होता है, और आपने अगर पवित्र मन से वो अपील करी है उसको छू जाती है और आदमी न चाहते भी कर देगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर हम सत्ता पक्ष में हैं और अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाए तो उसके पीछे एक वजह होती है कि हम अपने परिवार के मुखिया से हम लड़ नहीं पाए। हम अगर सत्ता पक्ष में हैं, अगर हमें सड़क बनानी है तो हमें अपने परिवार के मुखिया, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से हमें लड़ना चाहिए। हम लड़ते हैं, अगर आज हम नहीं लड़े होते, अपने मुखिया से नहीं लड़े होते, इतनी सड़कें, इतने पुल हम नहीं बनवा सकते थे। अच्छा नेताजी, एक सवाल मेरा है, सन 2022 के इलेक्शन में क्या आर.के. वर्मा ये समझते हैं कि सन 2022 में अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री बनेंगी? देखिए, मुख्यमंत्री बनने का सपना कोई भी देखे उसको मुबारक। कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है तो मैं उसके ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हर कोई मुख्यमंत्री बने, जो भी सपने देख रहा हो वो सपने देखे। सपने तो निश्चित रूप से लोग देखते हैं और देखना भी चाहिए। सपने नहीं देखेंगे तो फिर आर.के. वर्मा की नेता रही हैं, वो क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी नेता रही हैं। हाँ भाई, आप कहते नहीं है तो जाहिर बात है नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि सपने तो प्रदेश में बहुत सारे नेता लोग देख रहे हैं, उनमें से वो भी एक हो सकती है। सपने देखें,
उनको मुबारक। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, जिस तरीके से अपना दल यस का वोट बैंक लगभग 150 विधानसभाओं में है, उस हिसाब से आपको नहीं लगता है कि 2022 में अपना दल यस को सीट बंटवारे के लिए नए सिरे से विचार करना चाहिए? देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि चूंकि संगठन से नाता मैंने तोड़ दिया है और संगठन से नाता तोड़ देने के बाद जो मुझे संगठन में रह करके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो बात कहनी चाहिए थी, अगर अब मैं करता हूं वो बेईमानी होगी, वो झूठ की बुनियाद पर होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इसका जवाब अब आपको मुझसे नहीं लेना चाहिए, इसका जवाब अनुप्रिया पटेल से ही लेना। ठीक है, मैं अनुप्रिया पटेल जी की बात नहीं करता, आप अपने को उनसे अलग करते हैं। एक कमेरा समाज के नेता के रूप में आप बताइए कि कमेरा समाज को जो हक मिलना चाहिए था, देखिए, मैं क्या वो हक मिला? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि हम गिने चुने क्षेत्रों में कुछ सीटें ले करके और गठबंधन करके समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे पूरे समाज को ये संदेशा अच्छा नहीं जाता है, उनको उनका हक नहीं मिल पाता। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो विधायक बनारस से चुना गया हो, जो विधायक प्रयागराज से चुना गया हो, वो बरेली के लोगों को कितना कनेक्ट कर पाएगा, बरेली के कार्यकर्ताओं के सम्मान की रखवाली कितना कर पाएगा, नहीं कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां पर आपके संगठन की स्थिति मजबूत है, जहां पर हमारा अच्छा जनाधार है, वहां पर हर एक जनपद में वहां सीट लेनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को जिता करके लाना चाहिए, ना कि धनपशुओं को। क्योंकि मैंने आपसे भी जो कहा था कि आप मेरा जो संगठन से इस्तीफा देने का एक ही मतलब था कि पार्टी के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जिन्होंने 2 वर्षों तक लगातार पार्टी का ग्लैमर बढ़ाने के लिए अपने धन को, अपने जनबल को पार्टी को समर्पित करने का कार्य किया, और हम चुनाव जब लड़ाने की बारी आती है, जब हम टिकट देने की बात आती है, तो हम उसका बाजारीकरण कर दें, हम उसका सौदा करने लगे, हम उसकी दुकान लगा लें, तो ये समाज के लिए हितकर नहीं है। आपका इशारा ये है कि अपना दल यस को कम से कम जो है 50 जिलों में, अब कम से कम हर जिले से अपने प्रतिनिधि जरूर जो है रखना चाहिए। देखिए, अगर आपको निश्चित रूप से कार्यकर्ता के सम्मान की रखवाली करना है, तो हर एक वह जनपद जहां पर हमारे संगठन का अच्छा खासा असर है और जहां पर हमारा जनाधार अच्छा है, निश्चित रूप से वहां पर कम से कम एक सीट तो लेनी चाहिए। अगर जनपद में एक भी विधायक है तो अपने पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं के सम्मान की रखवाली कर सकता है, इसलिए जरूरी होता है। एक सवाल मैंने छूट गया था ऊपर ही, उसको मैं पूछना चाहूंगा। विधायक ये आज की तारीख में अक्सर विधायकों को देखा जाता है कि वो विधायी कार्यों में, यानी 403 लोगों की विधानसभा है, बहुमत में 200 से ज्यादा लोग रहते हैं किसी भी दल में, यहाँ तो 325 लोग हैं, लेकिन 10-5% ही ऐसे विधायक हैं जो विधायी कार्यों में भाग लेते हैं। उसके अलावा और विधायक लोग विधायी कार्यों में ना भाग लेके अन्य काम में ज्यादा रुचि रखते हैं। इसके पीछे कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है, या उनको जानकारी का? देखिए, 2 बातें होती हैं, मैं आपको बता दूं। जब सदन की कार्रवाई संचालित होती है तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 स्वरूप विधानमंडल के भीतर बनते हैं। बिल्कुल। और हमेशा अवसर जो मिलता है वो विपक्ष को मिलता है। जैसे लगता है कि हमारे यहाँ का विधायक कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ का विधायक कभी सदन में बोलता नहीं मिला। देखिए, हमेशा जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो सदन की कार्रवाई की संचालन नियमावली 1958 के तहत होती है और उसमें 1-1 मिनट का निर्धारण होता है कि वह मिनट किस प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है और किस रूप में किस तरह के मुद्दे सदन के भीतर लाए जाएंगे। जैसे 11 बजे का सदन शुरू होता है तो 11 बजे सबसे पहले प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आवर होता है। तो प्रश्नोत्तर काल में तो लगभग चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष, ज्यादातर प्रश्न तो विपक्ष ही लगाता है, लेकिन हमारे कुछ सत्ता पक्ष के भी पॉलिटिकल क्वेश्चन लगाते हैं और उसका उत्तर मिलता है, लिखित भी मिलता है और लिखित भी मिलता है, ओरल भी मिलता है, जो जैसा प्रश्न उपलब्ध रहे। नहीं, उपलब्धता पर नहीं होता है। आपने प्रश्न की कैटेगरी क्या लगाई है, अतारांकित है या तारांकित है तो अलग अलग जो है, या अल्पसूचित है अलग। तो जो जैसा प्रश्न रहेगा उसका उस रूप में जवाब वहां पर मिलेगा।
लेकिन उसके बाद जो है कार्य स्थगन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सदन के भीतर की, और कार्य स्थगन का ज्यादा से ज्यादा समय विधानसभा की कार्रवाई में होता है। और निश्चित रूप से कार्य स्थगन की प्रक्रिया केवल और केवल विपक्ष लाता है। कोई भी सत्ता पक्ष का विधायक अपने सदन की कार्रवाई को स्थगित कराना नहीं चाहता है। तो कार्य स्थगन हमेशा विपक्ष लाता है, इसलिए विपक्ष के गिने चुने लोग लगता है कि वो ज्यादा एक्टिव है विधायी कार्यों में, बाकी लोग कम एक्टिव हैं। तो हाँ, लेकिन अगर आप विपक्ष में रह करके अपनी भूमिका शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक ज्यादा परिपक्व, बहुत अच्छे परिपक्व विधायिका के जानकार हो सकते हैं। अगर आपने अपनी शुरुआत केवल सत्ता पक्ष के विधायक के रूप में करी है तो विधायिका के अच्छे जानकार होना मुश्किल बात होती है। तो मैं आपको माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष में रह करके सीखने को बहुत कुछ मिलता है। विपक्ष में रह करके विधायी कार्यों की जानकारी बहुत अच्छी होती है और जानकारी हासिल करना पड़ता है। जैसे जब बजट पास होता है, मैं आपको बता दूं 2014 जून में ये बजट आया था मेरे समय, तो जून के बजट में मैं विपक्ष में था, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मुझे बुलाया और तब तक मैं ज्यादा बसपा के लोगों से मिला नहीं था, क्योंकि मैं खिन्न होकर के बसपा से अलग हुआ था। तो उसमें प्रतिपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको कल कई मंत्रियों के बजट के खिलाफ आपको कटौती प्रस्ताव आपको रखना है, आप अपनी तैयारी कर लो। मैंने कहा कि जी भाई साहब क्या रखना है, तो उन्होंने कुछ विभागों के नाम बताए, कुछ चिकित्सा बताया। मैंने कहा उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने एक विभाग बताया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और स्किल का भी था, तो जिसमें प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा काफी पढ़े लिखे मंत्री लोग थे। तो उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे मंत्रियों का जवाब जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कायदे से दे पाएगा, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है और आप इसकी तैयारी करिए। जा करके लाइब्रेरी में आप पढ़ लीजिए, खोल लीजिए। जब मैं लाइब्रेरी में गया तो आपको मैं बता दूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट ही किसी ने कटौती प्रस्ताव उसका नहीं रखा, वो ऐसे पास हो जाया करता था। उस पर कोई विपक्ष चर्चा ही नहीं कराता था। मैंने पहली बार जो है स्किल पर भी, स्किल डेवलपमेंट पर भी जो है मैंने चर्चा कराई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा कराई, अन्य जो भी मुझे मिला। तो एक कहने का तात्पर्य है कि जब आपको जिम्मेदारी दी जाएगी सरकार के खिलाफ कुछ करने के लिए, बात रखने के लिए, तो आपको बहुत सारी चीजों को खोजना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और वो जानकारी आपको मिलेगी जो आपके काम आएगी, आपको मिलेगी। अगला सवाल ये है कि आर.के. वर्मा, राजनीति पर बात करता हूँ, 2022 का चुनाव विश्वनाथगंज से लड़ेंगे या किसी दूसरी सीट से? देखिए, विश्वनाथगंज विधानसभा निश्चित रूप से जिसने हमें इतना सम्मान दिया, जहाँ के कार्यकर्ताओं ने इतना सम्मान दिया, जहाँ की जनता ने इतना सम्मान दिया कि मेरे खिलाफ इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग लड़ते रहे हैं, और जनपद प्रतापगढ़ जहाँ आज रगड़ाड़ों का जनपद है, बड़े बड़े गुंडे, अपराधी, माफिया जहाँ पर चुनाव में सक्रिय रहते हैं, और मैं तो एक किसान का बेटा हूँ और मेरे सामने लोग न जाने कितने करोड़ रुपए जनता के बीच में बांटने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर लोग मुझसे बड़ी शिकस्त पाते हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे जनता का स्नेह है, जनता का दुलार है। मैं ऐसी जनता को छोड़ना नहीं चाहूंगा। पार्टी कौन सी होगी? पार्टी, मैं अपना दल एसके सिंबल से विश्वनाथगंज विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुआ, लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं कि 2022 में अगर विधानसभा का आम चुनाव होता है तो होगा, तो संविधान है, तो मैं अपना दल एस से प्रत्याशी नहीं बनूंगा, लेकिन लड़ूंगा विश्वनाथगंज विधानसभा से। वही तो पार्टी जानना है, पार्टी से लड़ेंगे, निर्दल लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ टाई अप है अपना दल यस का, बिल्कुल वो सीट अपना दल यस की है, तो ये नहीं कर सकते। देखिए, अपना दल यस ने किसी सीट की रजिस्ट्री तो कराई नहीं है। अगर रजिस्ट्री कराई थी तो प्रतापगढ़ पार्लियामेंट की सीट को छोड़ करके संगमलाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी आपकी सीट के बदले कोई दूसरी सीट अपना दल यस को देगी। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने स्वतः क्यों छोड़ करके, प्रतापगढ़ छोड़ करके, ये स्वतः कैसे आप मान सकते? समझौते में उन्होंने स्वतः, समझौते में नहीं था, उन्होंने स्वतः प्रतापगढ़ पार्लियामेंट छोड़ करके अपने दूसरे प्रत्याशी को सोनभद्र में दिला दिया। तो विश्वनाथगंज विधानसभा अपना दल यस के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है।
और अगर कोई रजिस्ट्री कराता करता है तो उसको खारिज करता हूँ। और डॉक्टर आर के वर्मा विश्वनाथ डॉक्टर आर के वर्मा ने कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कब ले रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि पहले अपना दल यश के नेताओं से मैं कहता हूं कि मुझे निष्कासित कर दें। निष्कासित करने के बाद ही मैं दूसरी सदस्यता लूंगा। अगर वो जल्दबाजी में है, परिणाम जानने के उत्सुक हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे निष्कासित कर दें और उसके बाद मैं सदस्यता ले लेता हूं। चलिए, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प विपक्ष में कौन सी पार्टी बन रही है? 2022 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सामने कोई विपक्ष है ही नहीं, ना ही केंद्र में ना ही प्रदेश में। आज की तारीख में आप देख लें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अगर जो ये लोग दम भरते थे, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल करके जो दम भरते थे और दोनों मिल करके जो दम भरे, जिनका परिणाम ये रहा, जिनका हासिल ये रहा, तो आप सोच सकते हैं आज ना तो मिलने की विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग नहीं होता है क्या? नहीं, मैं मानता हूँ, दिल्ली में 7 सीट मैं मानता हूँ, के बाद बीजेपी मैं मानता हूँ झारखंड की सारी सीट जीतने के बाद विधानसभा नहीं जीतता है तो नहीं, उसके पहले भी केजरीवाल ने काम किया था। मैं आपको बता दूं, इस मामले में पार्टी से हट करके केजरीवाल ने दिल्ली में जो जमीन पर गरीबों के लिए, पुअर सेक्शन के वेलफेयर के लिए केजरीवाल ने जो काम किया वो सराहनीय काम था। अच्छा, मैं भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता हूं। इससे हट करके मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से मैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी हूं, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि केजरीवाल ने वहां पर जो परिषदीय विद्यालय, जो सरकारी विद्यालयों में जो वहां पर कायाकल्प हुआ और वहाँ की चिकित्सा सुविधा में जो कायाकल्प हुआ, निश्चित रूप से यह जनता के दिलों में गया है। और मैं कहूंगा कि हर एक किसी के भी द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर लोक हित में अच्छा कार्य किया जाता है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए और उससे सीखना चाहिए। भले ही हम मंच पर ना कह सके, लेकिन सीखना अपने अंतर मन में जरूर चाहिए। सर, क्लोजिंग करने के पहले 2 सवाल मेरा और है। इस कोरोना संकट में जो मजदूरों का बाहर से प्लान हुआ है, क्या 2022 के चुनाव में फर्क डालेगा? है, देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले तो इस कोरोना के काल में उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पर ऐसे मजदूर जो दूसरे प्रदेशों के बड़े शहरों में रह करके मजदूरी करते थे, वहां की सरकारों ने, मैं आपको बता दूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से, यह बयान मेरा जो है एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं, एक विधायक के रूप में नहीं, बल्कि आप एक भारत के नागरिक के रूप में लेंगे तो अच्छा होगा। वहां की सरकारों ने, जैसे उत्तर प्रदेश का वह नौजवान जो मुंबई में रह करके मजदूरी करता था, या गुजरात में रह करके मजदूरी करता था, या पंजाब में, दिल्ली में रह करके मजदूरी करता था, उन सरकारों की जो जिम्मेदारी होती थी, उन सरकारों ने उसको निभाने का कार्य नहीं किया। जबकि हमारी सरकार, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को, हमारी सरकार ने कहा कि दूसरे प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए हम उनको बजट देंगे, हम उनका ख्याल रखें, उनको चिकित्सीय सुविधा दें, उनको खाने पाने की व्यवस्था दें। हमारी सरकार उनको पूरा का पूरा धन मुहैया कराने का कार्य करेगी, लेकिन उन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और उत्तर प्रदेश के मजदूरों का वहां पर उत्पीड़न हुआ, उनके साथ भेदभाव पूर्ण जो है बर्ताव हुआ, और जिसकी वजह से कोरोना को लेकर के खौफ उनके मन में पैदा हुआ और वो सीधे पैदल चल करके और किस तरीके से भाग 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या फर्क डालेंगे? ये मैं आपको बता दूं कि अब चूंकि हमारी सरकार मजदूरों को भगाया, उन लोगों ने, मजदूर उन लोगों के खौफ से भागे, और जब हमने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश का मजदूर इन हालात में आ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी पीड़ा हर एक किसी के मन में आई। और उत्तर प्रदेश में आते ही हमारी सरकार ने बसों से जो व्यवस्था करके उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का कार्य किया, और उनको रास्ते में ही जहां पर जो क्वारंटाइन सेंटर थे वहां पर ले जाकर के उनका परीक्षण कराने के बाद उनको अगर घर पर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था दी जा रही थी तो उनको राशन के साथ भिजवाया जा रहा था। ऐसा कार्य पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया होगा कि दूसरे प्रदेश से
आए हुए मजदूर को सबसे पहले हम मेडिकल परीक्षण कराए और परीक्षण कराने के बाद जब होम क्वारंटाइन के लिए भेज रहे हैं तो राशन के साथ भेज रहे हैं, मजदूरों के खाते में पैसे भेज रहे हैं। ये सरकार ने हमारी मजदूरों के लिए अच्छा कार्य किया, इसमें कोई दो राय नहीं। यह बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कार्य है और यह बहुत अच्छा परिणाम देगा 2022 में कि आज मजदूर वहां पर किन हालात में रहते थे। हमारा उत्तर प्रदेश का मजदूर मुंबई बनाने जाता था, उत्तर प्रदेश का मजदूर सूरत बनाता था और उन सूरत के लोगों से मुंबई के लोगों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया, आज हम उत्तर प्रदेश बनाने की बात करते हैं और आज उत्तर प्रदेश में वो माहौल भी बन रहा है और निश्चित रूप से 2022 तक बिल्कुल आपको बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा। अच्छा नेताजी, 2022 में आर.के. वर्मा पर्सनली मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को या योगी आदित्यनाथ? मैं आपको बता दूं कि यह अनुशासनहीनता हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे गठबंधन की सरकार कह लीजिए, चाहे एक पार्टी के सदस्य के नाते कह लीजिए, यह निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है और मैं उस पर टिप्पणी करूं तो यह अतिशयोक्ति होगी। और 2022 में जब विधानसभा में चुन करके लोग आएंगे, जब मैं एक विधायक बन करके आऊंगा, शायद ये सवाल करेंगे तो उसका उत्तर मैं दे दूंगा। लेकिन अभी लोग थोपे जाते हैं, सीएम जो है बहुत जगह ऊपर से ही थोपे गए, लोग सांसद बहुत बार नहीं होता, सांसद थे लेकिन जो है सीएम के लिए उनको नाम दिया। अब मैं पर्सनल, आप अक्सर पार्टी से हटकर भी बात करते हैं, तो एक लाइन पार्टी से हटकर बताइए कि आपकी पहले पसंद कौन है, योगी जी या केशव जी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है कि जो किसी ऐसे चेहरे को भी ला सकती है जिसका नाम ही ना हो, जिसके बारे में आप जानते ही ना हो। हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। हमारे साथ विधानसभा की दूसरी सीट पर बैठने वाला व्यक्ति जाकर के बिहार में राज्यपाल बन गया, किसी को पता ही न चले। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व हमेशा निर्णय करता है कि वो उत्तर प्रदेश के किसी भी चेहरे को जिसपे विश्वास जमेगा उसको मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट करेंगे, हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। एक अंतिम सवाल हमारा ये, विश्वनाथगंज की जनता को विधायक आर.के. वर्मा क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी विश्वनाथगंज विधानसभा की जनता को जो मैंने वायदा किया था, सुरक्षा, सम्मान, विकास, निश्चित रूप से अपने इस दूसरी सरकार के कार्यकाल में मैंने उसको पूरा करने का कार्य किया है और उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि जाति और मजहब के नाम पर नहीं, निश्चित रूप से मानवता के नाम पर मैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा लगा करके मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा, इसी विश्वास के साथ। जय हिंद। विधायक जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ विश्वनाथगंज के विधायक आर.के. वर्मा जी थे। आज आर.के. वर्मा जी ने खुल के बताया है कि वह अपना दल यस के सदस्य तकनीकी रूप से तो हैं लेकिन नहीं हैं और अगला चुनाव वो विश्वनाथगंज से भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। आर.के. वर्मा जी का कहना है कि जो विकास 70 सालों में विश्वनाथगंज का नहीं हुआ था उसको उन्होंने करवाया है और भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी। पलायन किए हुए मजदूरों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे भी हम आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाजत, देखते रहिए।